वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 9 सोशल साइंस उसका यहाँ पे चैप्टर 3 नंबर का मूवमेंट्स टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड उसके पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसमें जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो है उसकी वजह से जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच तो ऑलरेडी जो है वो जो सोन हो चुके थे। उसके बाद जो पेरिस पीस प्रोसेस जो चल रही थी वो भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। उसकी वजह से बहुत सारे राष्ट्र के साथ वो असंतुष्टि थी उसमें। और यही जब ये सभी चीज़ें लिड्स टू द सेकेंड वर्ल्ड वार, मतलब कि वर्ल्ड वार 2 होने के पीछे का कारण बनी। ठीक है, तो उसमें पहला जो था वो पॉइंट हम यहाँ पे कॉजेज जो है सेकेंड वर्ल्ड वार होने के पीछे के, उसको हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पहला उसमें है फियर्स नेशनलिज्म। तो उसमें क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद नेशनलिज्म जो है वो जर्मनी, जापान और इटली में डेवलप हो चुका था। वहाँ पे उन तीनों की थिंकिंग जो थी सेम ही बन चुकी थी। जर्मनी कभी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस को नहीं भूल पाएगा। उसका रीज़न ये आया कि हिटलर हिटलर ने ऑस्ट्रेलिया और जेकोस्लोवेकिया के बहुत सारे रीजन को हड़पना शुरू कर लिया। सामने इटली जो थी उसकी भी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में अवगणना हुई थी, तो उसकी प्रजा भी ये चीज़ नहीं भूल पाई थी। और इटली के जो फासिस्ट पार्टी जो थी उसने भी इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी अपना के, मतलब कि राष्ट्र साम्राज्यवादी नीति अपना कर, उसका मतलब ये होता है कि अपनी रीजन को बढ़ावा, मतलब कि बहुत सारे जो है अलग दूसरे कंट्री का रीजन को सामने फाइट करके उसको हड़प लेना। ये वाली नीति जो है वो इटली ने भी अपना ली। और दूसरी साइड एशिया में जो एशिया में कंट्री जापान जो था उसने भी इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी अपना के उस दौर में वो भी आगे आगे आ गया। फिर ये सब चीज़ें जो है वो वर्ल्ड जो वर्ल्ड वार 2 और विश्व शांति होने के, विश्व शांति एक तो उस वहाँ पे ख़त्म होनी थी नज़र आई, और वर्ल्ड वार 2 वहाँ पे शुरू होता नज़र आया। फिर दूसरा है ग्रुपिज़म, जुथबंदी चल रही थी। ठीक है, वहाँ पे प्रथम, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसमें हमेशा फ्रांस को यही भय था कि अ, जर्मनी जो है ऐसा कोई स्टेप ना ले ले। साथ में क्या हो गया कि बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया और जकोस्लोवेकिया के साथ जब फ्रांस जो है उसके साथ उसने, मतलब क्या किया था फ्रांस ने उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली। किसके साथ कर ली? ये सभी कंट्री के साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट इटली जो है उसने भी चेकोस्लोवेकिया, यूगोस्लोविया, रोमानिया, हंगरी, ग्रीस, तुर्की और ऑस्ट्रिया के साथ उसने भी साइन की ट्रीटी में। रशिया ने भी साइन करी, और रशिया के साथ, रशिया ने किसके साथ साइन की? तो जर्मनी, तुर्की, लिथुआनिया, फिर दूसरा है ईरान के साथ उसने जो है साइन की थी। इटली जो है उसने यहाँ पे लिखा है रोम, बर्लिन, टोक्यो। ठीक है, तो उसमें से ये एक्सिस ग्रुप बना था, उसके सपोर्ट में इटली आ गया। ठीक है, मतलब कि वो जर्मनी और जापान के साथ फ्रेंडशिप में था कौन? इटली। फिर नेक्स्ट है इंग्लैंड और फ्रांस। ये जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज उसकी जो बनी हुई थी उसने ऐसा खुद का ग्रुप बना लिया। जर्मनी जो है उसने रशिया के साथ क्या किया, वो उसके साथ उसने वो ज्वाइन हो गया, और नॉन एग्रीगेशन साइन रशिया के साथ कर ली। नॉन एग्रीगेशन ट्रीटी वाली साइन उसने रशिया के साथ जर्मनी ने कर ली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तो पूरा जो एटमॉस्फेयर जो था उसके बारे में बात करते हैं। दस द होल एटमॉस्फेयर, मतलब कि जो पूरा वर्ल्ड वार होने का अ, जो पर्टिकुलर फैक्टर्स जो थे वो सामने दिखाई दे रहे थे। फिर थर्ड जो पॉइंट था लश्करवाद, मिलिट्रिज्म सामने आया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या होने वाला था? जो शांति स्थापने के जो प्रयत्न हो रहे थे वो उसको ना दिखाई देते हुए यहाँ पे उल्टा स- यूरोप के राष्ट्रों के बीच में तो फिर क्या चालू हो गया? ये सभी एम्यूनिज्म का कंसेप्ट चालू हो गया, मतलब कि शस्त्रों का उत्पादन जो है बढ़ना शुरू हो गया। हर एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री के साथ के कंपैरिजन में या तो फिर दूसरे कंपटीशन में उससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे वेपन्स बनाना शुरू कर दिए लोगों ने। ठीक है, और वो रसिया और जर्मनी जैसे कंट्री में तो मिलिट्री ट्रेनिंग जो है कंपलसरी कर दी गई। और सभी कंट्री जो है उसके अंदर ये नेवी, मतलब कि अ, जो नौका दल है, हवाई दल है, या तो भूमि दल जो रहता है उसके अंदर भी पॉपुलेशन बढ़ा दी गई, मतलब उसमें भी ताकत बढ़ा दी गई। ईस्ट साइड जापान ने भी अपनी जो खुद की मिलिट्री फोर्स है डेवलप कर दी।
फाइनली वर्ल्ड वॉर टू जो है वो डिक्लेयर किया गया। इंग्लैंड और फ्रांस ने जो है वो भी शस्त्र से सज्ज बन गए, और वहाँ पे भी विश्व के वर्ल्ड वार युद्ध मतलब कि वर्ल्ड वार टू के वहाँ पे भी नगारे बजने लगे। फिर फेलर्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जैसे ये लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना की गई थी, वो अ, उसमें ऐसी सर्वोपरि सत्ता नहीं बन पाई, मतलब कि ये जो लीग ऑफ नेशन जो है वो सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाए। चाहती तो वो उस पर ऑर्डर दे के सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक सकती थी, लेकिन उसके पास इतनी कोई क्या नहीं था, मिलिट्री नहीं थी उसके पास, ना ही ऐसे सोल्जर थे, ना खुद की आर्मी थी। ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसलिए जो सभ्य राष्ट्र जितने भी थे उसके समझ जितने भी उसके अंदर जो ज्वाइन हुए कंट्री जो थे, मेंबर्स कंट्री जो थे, उसके बीच में जो झगड़े हो रहे थे उसके साथ वो क्या है कि उसको इग्नोर भी कर सकते थे और एक्सेप्ट भी कर सकते थे। तो बहुत सारे कंट्री जो है लीग ऑफ नेशन में से बाहर निकल गए। सबसे पहले तो रशिया और जर्मनी ने ही लीग ऑफ नेशन का साथ छोड़ दिया। उसके बाद इटली और जापान भी उसमें से बाहर निकल गए। और फिर उसके बाद इटली जो है एल्सिनिया के साथ युद्ध करके उसके साथ वो उसकी आज़ादी उसने चुरा ली। जापान ने मंचूरिया पे आक्रमण किया, और जापान ने चेकोस्लोवेकिया के बहुत सारे जो रीजन जो है उसमें से बहुत कम मतलब कोई कोई रीजन उसने जब्त कर लिए, हड़प लिए। और जो ये सब कुछ करने के बाद भी उसको लीग ऑफ नेशन उसको रोक नहीं पाया। और दूसरे राष्ट्र जो थे वो भी अपनी खुद की सत्ता लालसा और सत्ता भक्ति के लिए लीग ऑफ नेशन को और ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा था वहाँ उसके सामने राष्ट्र संघ। लीग ऑफ नेशन उसको भी नहीं अटका पाया, और फिर लीग ऑफ नेशन वहाँ पे फेलियर हो गया, ठीक है। लीग ऑफ नेशन आगे नहीं बढ़ पाया। फिर आगे है ट्रीटी ऑफ वर्सलेस। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत में जब पेरिस पीस प्रोसेस जो चल रही थी, ठीक है, उसके लिए ये ट्रीटी ऑफ वर्सलिस की पॉलिसी अप्लाई की गई थी। उसके बाद उसका रिस्पॉन्सिबल जर्मनी को वहाँ पे काउंट किया गया था, मतलब जर्मनी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ऐसा लोग मानते थे। और ये युद्ध के पेनल्टी के रूप में जर्मनी को 6.5 अरब मतलब अरब पाउंड, ठीक है, इसमें लिखा है 6.5 बिलियन पाउंड जो है उसको इतनी दंड के रूप में उसको देना पड़ेगा, ऐसा डिसाइड हुआ था, ठीक है। और उसके प्रांत उसके जो रीजन है वो भी देने के लिए बोला गया था, और वो जर्मनी ने दिया भी था क्योंकि वो हार गया था। फिर नेक्स्ट जो है जर्मनी की जो रिवर है राइन रिवर, वो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के फॉर्म में उसको ओपन किया गया था। ये अपमानजनक और अन्यायी जो ट्रीटी जो थी जर्मनी के लिए, वो उसी के ऊपर ज़बरदस्ती उसके ऊपर बिठा दी गई थी। जर्मनी के जो वहाँ का एडोल्फ हिटलर जो था, उसका जो मेन कौन था वो डिक्टेटर, ठीक है, डिक्टेटर जो था तानाशाही हिटलर, ये सभी उसने क्या सोचा कि वर्सलेस ट्रीटी की जो ये पॉलिसी वाला जो कागज़ है ना, वो तो उसको कागज़ का चिथरा बोल दिया उसने। यहाँ पे लिखा है उसको बोले इंग्लिश में क्या बोला है, पीस ऑफ पेपर जो है वो उसको ऐसा बोल दिया गया, और उसने उसको हटा मतलब कि रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, उसको अपनाया नहीं। और दूसरी ओर जो था जापान को भी उससे असंतोष था। तो इसी तरह से जो भी विश्व शांति के लिए जो ये ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हो रहा था उसमें दूसरे लोग उसमें साथ नहीं दे पाए और उसमें से निकल गए। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीज वहाँ पे देखते मतलब बीज जो है वो ग्रो होते हुए नज़र आए, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार होने की शुरुआत होने लगी। फिर उसी उसके बाद क्या हुआ, इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो था उसकी वो साम्राज्यवादी नीति जो है वो सामने नज़र आई। हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वार के फाउंडेशन का निर्माण किया, मतलब उसी की वजह से विश्व युद्ध के स्टार्ट हुआ ऐसा हम बोल सकते हैं। एक इम्पीरियलिस्ट पर्सन जो था, नेशनलिस्ट पर्सन भी वो था। दूसरी बात वो और क्या उसका नेचर था, तो कि एक सैनिकवादी मानस चरित्र वो रखता था। और दूसरी बात कि कोई भी हिसाब से वो जर्मनी में जो एकता जो थी, स्थिरता जो थी, या तो फिर समृद्धि वो हमेशा चाहता था। लेकिन उसी की वजह से हम कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था हिटलर ने डायरेक्टली इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी का शिकार किसको बनाया, ऑस्ट्रिया को बनाया, ठीक है। और ऑस्ट्रिया में उसने प्रवेश करके वो डेट कब से कौन सी थी वो मैं याद रखनी है, 12 मार्च 1938 तब हिटलर ने उसको हरा दिया और कब्जे में ले लिया। उसके बाद क्या हुआ,
तो नेक्स्ट उसमें म्यूनिच सम्मेलन जो हुआ था, जिसमें उसने जेकोस्लोवाकिया के ऊपर कब्जा कर लिया, वो डेट थी 1 अक्टूबर 1938। उसके बाद 1939 में लिथुआनिया मैमल जो था बंदरगाह, उसके ऊपर भी उसने कब्जा कर लिया। उसकी वो मार्च 1939 में कब्जा किया था। उसके बाद ये जो जर्मनी राष्ट्र जो था वो बड़ा होता गया, और हिटलर की इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी जो है वो उसके पीछे मेन रिस्पॉन्सिबल जो था वो कौन था, ये हिटलर ही था, और उसकी जो इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी थी। उसके बाद 7th नंबर का पॉइंट एक थे, जर्मन अटैक ऑन पोलैंड एंड इमीडिएट कॉज। फिर जर्मनी ने क्या किया कि ये सभी तो अटैक करने के बाद, उसके बाद जो दारू गोला जो था, मतलब उसके बाद टॉप जो थी वो उसके पास वो बड़ी बड़ी ढंग की वो तोप वो लेके आया था। उसमें एक छोटी सी चिंगारी जो है वो विश्व में भय फैला दे ऐसी थी। और उसने फिर डायरेक्टली जर्मनी ने यहाँ पे शांत पोलैंड पोलैंड पे उसने आक्रमण कर दिया, पीसफुल पोलैंड पे। 1 सितंबर 1939 पे सुबह सुबह उसने आक्रमण किया, और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस से उसने जर्मनी को वार्निंग दिया कि जल्दी से आप युद्ध को रोक लो। ठीक है, जर्मनी ने इसको इग्नोर कर दिया, उसको रोका नहीं। और फिर उसमें ब्रिटेन और फ्रांस भी आगे युद्ध के अंदर जुड़ गए, मतलब उसने भी लड़ाई करना शुरू कर दी। ठीक है, और इसी तरह से विश्व महायुद्ध की वहाँ पे जो है आग पूरे दुनिया में फैल गई, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की यहाँ पे आउटलाइन क्या थी। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे जो है वो शुरू हुआ था, उसके बाद वो भी दो ग्रुप में, वर्ल्ड वर्ल्ड है पूरे दो ग्रुप में बढ़ गया। एक साइड जो था ये इंग्लैंड और फ्रांस जो है वो नेबरिंग कंट्री जो है वही उसका एक ग्रुप था। दूसरी साइड जर्मनी, इटली और जापान, जैसे यहाँ पे लिखा है, उसका नाम क्या रखा गया है, एक तो नेबरिंग कंट्री थे। ठीक है, दूसरा जो है ये एक्सिस नेशन थे। क्या थे? एक्सिस नेशन, वो हमें याद रखना है, उसका ग्रुप था। ये इनका नेचर कैसे थे, तो इटली सम अदर फैक्टर्स वो डिवेंटली हैड एंटर इनटू दिस, मतलब कि खुद की जो बोलते हैं कि पागलपन की वजह से और झगड़ा करने की वजह से ही लोगों ने ये वर्ल्ड वॉर 2 शुरू किया, ऐसा लग रहा था। ठीक है, जापान ने क्या किया, तो कि जापान ने जो पर्ल हार्बर जो था, जापान ने उसके ऊपर वहाँ का अमेरिकन नौकादल पे उसने आक्रमण कर दिया जापान ने। और वहाँ पे अमेरिका ने भी उसकी खुद की जो नीति जो थी उसको छोड़ दिया, और उसने भी जापान पे आक्रमण किया। ठीक है, विश्व युद्ध बहुत ज़्यादा जल्दी से तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। जापान की ताकत को रोकने के लिए अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 एटॉमिक बम गिरा दिए। ठीक है, ड्रॉप ऑन द 2 सिटीज़ ऑफ जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो इसका रिज़ल्ट ये आया कि फिर बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए। 24,000 जापानी सिटीज़न उसमें मर गए, और फिर महाविनाश भी देखने को मिला। और इसका बॉम्ब का फ़ोटो यहाँ पे दिया हुआ है, जो 250 किलोमीटर के आसपास से वो लिया गया था। और फिर जापान ने हार एक्सेप्ट कर ली, सरेंडर हो गया जापान 11 अगस्त 1949, और वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसका एंड हो गया। इस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 का यहाँ पे अंत होता है। ये पार्ट 2 जो है हमने यहाँ पे, मैं भी ये ख़त्म कर रहा हूँ। पार्ट 3 में आगे देखेंगे कि अब वर्ल्ड वॉर 2 की जो इमीडिएट इफेक्ट क्या देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बारे में पार्ट 3 में डिस्कशन करेंगे। तब तक रिवाइज करते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।